नई सोच को लेकर निरंतर समाज को नई दिशा में बढ़ रहे हैं प्रेम अग्रवाल जी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सांता क्रूज पश्चिम स्थित उनके दफ्तर पर जब हमने प्रेम अग्रवाल जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से अपने पिताजी के बिजनेस को संभालते हुए आज मुंबई में दर्पण योगा की बुनियाद की नींव रखी है। बता दें कि प्रेम अग्रवाल जी मथुरा के मूल निवासी हैं, जहां श्री कृष्ण की आस्था भक्ति का प्रेम रस बहता है। जब प्रेम अग्रवाल जी मुंबई आए तो उन्होंने बॉम्बे को मुंबई बनते देखा। सपनों की दुनिया से भरी चकाचौंध की नगरी मुंबई में उन्होंने अपने जीवन में तमाम संघर्ष किए, जहां उन्होंने बॉलीवुड की कई हस्तियों के साथ मित्रता भी की। यही नहीं, समाज से जुड़कर लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का एक नया तरीका भी ढूंढ निकाला है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि दर्पण योगा को लेकर प्रेम अग्रवाल जी ने द P7 न्यूज से क्या कुछ कहा है। बंधुओं, मैं प्रेम अग्रवाल एक रिसर्चर, साइंटिस्ट, एनवायरनमेंट, साथ में थिंकर हूँ, फिलोसफर हूँ और स्पिरिचुअल एनालिसिस करने का मुझे शौक़ है। मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी काफ़ी देता हूँ और रिसर्च और थिंकिंग में मैं बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव चीज़ें करने का बड़ा शौक़ है मुझे। इसलिए कुछ लोग कभी कभी मुझे पागल कह देते हैं और मेरा नाम प्रेम अग्रवाल है। मैं भी कह देता हूँ, मैं पागल क्या जानूँ प्रेम किसे कहते हैं, दुनिया वाले पागल हैं जो मुझे प्रेम कहते हैं। ठीक है प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द P7 न्यूज चैनल में। तो ये बताइए कि आपकी जर्नी माने स्टार्टअप कैसे हुई। जैसा कि हमने सुना कि आपने अपने पिताजी के साथ बहुत संघर्षशील जीवन बिताया, तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसी है, मतलब स्टार्टअप शुरुआत में कैसा जब आप मुंबई आए थे? मुंबई, देखिए मुंबई जब कोई भी आता है तो कुछ बनने के लिए सपने लेकर ही, मुंबई एक सपनों का शहर कहा जाता है, तो सपनों लेकर ही आता है। मैं भी आया था तो सपने लेकर ही आया था, लेकिन सपने वो नहीं थे जो आजकल जो सपने समझते हैं कि मैं हीरो बन जाऊं या कोई कलाकार बन जाऊं, लेकिन कुछ नया करने के लिए, समाज में कुछ नया देने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरा रिसर्च और उसका शौक़ है, तो मुझे लगा कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो बहुत कुछ ऐसा दे के जाऊं कि लोगों के और समाज के लिए काफ़ी कुछ काम आए। उसी हिसाब से मैंने हर क्षेत्र में इंक्लूडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, आदमी की साइकोलॉजी, आदमी को सुखी रहने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए और समाज में एक अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा पुत्र, एक आदर्श आदमी कैसे बने, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी काम किया है। और मैं काफ़ी, अगर लोगों को इंटरेस्ट हो, जानना चाहें, तो मैं बहुत कुछ उनको नया कुछ देने की कोशिश करने की मेरी प्रयास रहता है। कि जैसा कि आपने अपने पिताजी के बिजनेस को आगे बढ़ाया, स्वीट का आपने स्टार्टअप में स्टार्ट किया, तो उसके बाद फिर क्या रहा, कैसे रहा? देखिए, उस समय संघर्ष काल था और पूरे देश में राशनिंग का टाइम था, चीज़ों की अभाव था। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तब यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं थी। उन संभावनाओं को हमने पहचाना, पिताजी ने भी, उसके बाद मैंने, और कुछ नया देने की कोशिश में कुछ नई आइटम्स हमने डेवलप की और हमको अच्छा प्रतिसाद मिला, उनका अच्छा वो मिला। और उसमें मैंने भगवान की कृपा से मैंने बहुत पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया और सारा मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया संघर्ष करने के बाद। लेकिन आफ्टर 30 इयर्स की एज के बाद मैंने काफ़ी कुछ अच्छी ज़िंदगी जी है और आज भी मैं एट द एज ऑफ 72, आप मानेंगे कि मैं आज तक कभी ज़िंदगी में हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, कभी मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, मैं कोई दवा नहीं खाता हूँ, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मैं कोई दवा नहीं खाता हूँ। तो ये मेरे लिए लोगों को बताने के लिए कि इंस्पायर करूँ कि आप भी एक स्वस्थ और सफल और अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, आपने उन दौरान किस तरह की शिक्षा प्राप्त की, जरा उसके बारे में बता दीजिए।
देखिए, शिक्षा तो जब भी हम अपने नेटिव मथुरा से आए थे, यूपी से, तो वहाँ से शिक्षा मैं 8वीं तक पढ़ा था। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जब कॉलेज में गया पहली बार, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम था, जो कि मुझे बड़ा एम्ब्रेसमेंट हुआ कि मैं इतना यूज टू नहीं हूँ हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं जो करना चाहता था, एक्सप्रेस करना चाहता था, नहीं कर पाया था। लेकिन काम का दबाव, सर्वाइवल का प्रॉब्लम, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी, तो शिक्षा बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले पाया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा का ही नहीं, आदमी बाहर के और भी चीज़ों से समाज के हर क्षण कुछ न कुछ सीखता है। क्योंकि मेरा एक वो है, हवा में ज्ञान घुला है, हर सांस में अंदर जाता है, जो करता मंथन अंतर में वह ज्ञानी बन जाता है। ठीक है, जब आप मुंबई आए थे तो मुंबई नहीं बॉम्बे था, तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, फिर उसके बारे में क्या आपने देखा मुंबई में उतार चढ़ाव? मुंबई में देखिए, मुंबई एक सपनों की नगरी बोली जाती है और सचमुच सपनों की नगरी है। यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ का एक शहरी अंदाज, और जो कि पूरे भारत से मुंबई को अलग करता है। एक मुंबईकर होने के नाते मुझे इस पर गर्व है कि मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के विचार, यहाँ के लोगों की आधुनिक सोच, एक अच्छा माहौल है जो कि मुझे निरंतर प्रेरित किया कि मैं नया ही सोचूं। ठीक है, मैं जानना चाहूँगा प्रेम अग्रवाल ने मतलब लोगों को क्या दिया, क्या उनके लिए कुछ निर्माण किया, कुछ बनाया जो सरकार को भी जिसका लाभ मिला हो और समाज में भी एक अच्छा कार्य कर रहा हो? देखिए, ऐसा है कि समाज में तो मैं अग्रवाल समाज जो हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, अग्रवाल समाज के साथ मैं जुड़ा रहा। 1988 में मुझे सरकार ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसके बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो 1988 में मैंने की और 2005 तक मैं उस पद पर रहा, जिसमें कि मैं समाज के लोगों से जुड़ता था, लोगों को सर्टिफिकेट देना, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना, लोगों के साथ मिलना जुलना, ये रहा। रिटेल में होने के कारण सांताक्रूज स्टेशन के सामने मेरी दुकान थी बम्बई में, तो वहाँ पर मैं काफ़ी लोगों के संपर्क में आया। वहाँ के एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा और भी समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने का पद और पैसा, प्रतिष्ठा सभी प्राप्त की। लेकिन थोड़ी बहुत राजनीति और थोड़ी गंदगी समाज में जो होती है जनरल, तो बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश नहीं की। हो सकता है कि मैं ऐसा भी होता कि मैं राजनीति में उतरता, लेकिन नहीं उतरा। ठीक है, आपने कुछ बीच में बताया कि आपने पर्यावरण को लेके एक जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश की और कुछ टॉयलेट्स वगैरह मतलब कुछ निर्माण किए जाए, उसके बारे में बताइए क्या रहा? मिठाई के बारे में, जब मिठाई मैंने का बिजनेस था, उसमें भी मैंने कुछ इनोवेशंस करने की ज़रूरत समझी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मिठाई का धंधा है वो काफ़ी अनहाइजीनिक और अनसाइंटिफिक है। तो उसको मैंने हाइजीनिक, साइंटिफिक, ऑटोमेशन और कुछ लो ऑयल, लो कैलोरी, हेल्थ फ्रेंडली, ऐसी सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी स्टडी करके मैंने उसके अंदर बहुत काम किया है। क्योंकि एक इतना काम किया है कि उसके लिए एक अलग से इंटरव्यू भी, 2 घंटे भी का इंटरव्यू हो तो कम पड़ेगा, इतना मैंने काम उसमें किया है। मिठाई में इनोवेशन लाने की कोशिश की, लेकिन उसमें लोगों को, मैं अपने साथियों को, अपने व्यापारी साथियों को, शायद मैं समय से पूर्व आ गया था उस स्टेज पर, तो इतना कन्विंस नहीं कर पाया, घर वालों को भी कन्विंस नहीं कर पाया। तो फूड इंडस्ट्री के अंदर आज भी मेरे पास बहुत कुछ जानकारियां हैं, लेकिन मैंने फिर मुझे लगा कि आज तो मैं शरीर का खाना बेच रहा हूँ और क्यों शरीर के खाने की ज़रूरत है, और मैं पैसा भी कमाया। लेकिन आगे वाला समय लोग शरीर से काम कम करेंगे, दिमाग से काम ज़्यादा करेंगे, तो दिमाग को भी खाना चाहिए। तो दिमाग का खाना होता है नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। नॉलेज भी होती है, नॉलेज, जनरल नॉलेज,
आधुनिक नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। तो आदमी के मस्तिष्क को खाने के लिए नॉलेज और इंटरटेनमेंट, ये दोनों चीज़ों के बारे में मैंने सोचा। तो मैंने नॉलेज बेस्ड एनवायरनमेंट में मैंने काफ़ी काम करने की कोशिश की। पहला तो मैंने वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन में और पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट में, एयर प्योरिफिकेशन से लेकर हर चीज़ में मैंने महारत हासिल की। आज भी मैं 100 आदमियों के सामने अपने हर कॉन्सेप्ट के पास को मैं देने के लिए मेरे पास सब कुछ नया बहुत कुछ है जो कि चल भी रहा है और आने वाले समय में आएगा। क्या इस दौरान आपने मतलब कुछ भ्रमण किया है भारत का, कुछ लोगों से मिले, किस तरह से, मतलब अगर ऐसा रहा तो? ऐसा एनवायरनमेंट के सिलसिले में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज 2007 में बर्ड टॉयलेट समिट में मैंने पहली बार अपना एक कॉन्सेप्ट नया जो एक इजाद किया था, सोलर बायोलॉजिकल कंपोस्ट टॉयलेट सिस्टम। वो फोर्स एरिएशन टेक्नोलॉजी के ऊपर था। नो ओडोर, मतलब बिना बदबू और बिना पानी के टॉयलेट, ऑनलाइन प्रोसेस ह्यूमन वेस्ट का हो जाता है। ऐसा एक बिल्कुल ही नया इनोवेटिव आइडिया मैंने डेवलप किया था जो कि अभी भी प्रोसेस में है और आगे वही चलने वाला है, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, इन दिनों क्या कुछ नया चल रहा है? मैं सुना कुछ आप योगा लोगों को कॉन्सेप्ट जैसा बता रहे हैं, तो क्या है कुछ ऐसा है? अभी नए आइडियाज़ में अभी बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि अभी क्या होता है कि लोगों को, जैसे कि मैंने कहा कि लोगों को कुछ नया जानकारी और नॉलेज बेस्ड एक संसार होना चाहिए, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो उसी में ह्यूमन जो आदमी है वो इतना उलझ गया है आज की आधुनिकता और समाज और घर परिवार देश समाज को के बीच में कि उसको कुछ नया सोच चाहिए। वो नया सोच में डेवलप हमेशा करता रहता हूँ। उसी में मैंने कई चीज़ें डेवलप की हैं, स्पिरिचुअल से भी कनेक्टेड है, ह्यूमन साइकोलॉजी से भी कनेक्टेड है, और आदमी के आराम और आदमी की जो ज्ञान की भूख है उसको शांत करने के लिए मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। उसी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फिलहाल मैं 2 चीज़ के बारे में बात करता हूँ। एक है मिरर योगा। योगा नाम ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है कि शीशे के साथ बिना ज़्यादा मेहनत किए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश, एक भगवान की तरह बनने की कोशिश। मैं कहूँ कि मैं 6 महीने में आदमी को भगवान बना सकता हूँ अगर उसकी इच्छा हो, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं बना सकता हूँ। ऐसा एक मिरर योगा के साथ मैंने जोड़ने की कोशिश की है। आप मुझे पूछेंगे तो उसमें मैं विस्तार से जरूर बताने की कोशिश करूँगा। क्या है ये मिरर योगा, जरा सा ब्रीफ करें लोगों को। मिरर योगा एक बहुत ही साधारण सिंपल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नहीं कहूँगा, एक थोड़ा सा आपका दिल और दिमाग से आप ये सोच आए कि मुझे अच्छा इंसान बनना है या महान इंसान बनना है, तो एक छोटी सी कोशिश है कि आप शीशा, कोई भी आपके घर में जो रहता है, उस शीशे के सामने आपको 5 मिनट 10 मिनट जब आपको टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, कोई इसमें बंधन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कभी भी आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए आदत बनाइए कि कम से कम दिन में रोज 2 घंटे एकाग्रचित्त होकर के शीशे के सामने खड़े होकर सिर्फ अपने आप को देखेंगे। अब आप पूछेंगे ये क्या बोल रहे हो? शीशे के सामने आप देखेंगे, देखने से क्या होगा? बस यहीं पर है असली बात कि जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं निरंतर, तो आपकी आंखें तो आपको देख रही हैं, लेकिन आपका दिमाग, आपका विचार वो घूम रहे हैं। आंखें स्थिर है लेकिन दिमाग विचार घूम रहे हैं, और जब दिमाग में विचार घूमते हैं, अच्छे बुरे सभी तरह के विचार आते हैं। कभी किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने दुर्व्यवहार किया है, या किसी ने आपको धोखा दिया है तो आपको गुस्सा आता है, और किसी ने आपके साथ अच्छा किया है, या आपके घर में कोई अच्छा बच्चा है, आपको उससे बहुत लगाव है, तो आपको उसके अंदर
प्यार आता है। तो जब आपकी सोच में ये चीज़ें आती हैं, जब आपको क्रोध आता है या लोभ आता है, लालच आता है, तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और आप अच्छे इंसान नहीं दिखते। आपको लगता है मैं कितना बुरा दिख रहा हूँ। जब आपके चेहरे पे लालच आता है, जब आपके चेहरे पे क्रोध आता है, जब आपके चेहरे पे नफरत, जब आपके दिमाग में नफरत आती है, तो आपके चेहरे पे दिखाई देता है कि आप नफरत कर रहे हैं, दिखाई देता है कि आपको लालच आ रहा है, दिखाई देता है कि गुस्से में आप कितने बुरे दिख रहे हैं। और उसी समय जब विचार बदलते हैं और विचार आते हैं कि जब आप किसी छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो उसकी हरकतों पर हंस रहे हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो आपको लगता है मैं कितना अच्छा हूँ। तो ये निरंतर आपकी शीशे के सामने देखने की आदत और विचारों का घुमाव आपको प्रेरित करता है अंदर से कि आप अच्छे दिखें, अच्छा जब सोचें। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा दिखते हैं। अच्छा दिखने की और अच्छा सोचने की और बुरे विचारों से कैसे बचने की, ये निरंतर अपने अंदर का संघर्ष ही आपको अच्छा आदमी बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ये एक सोच है। क्या कुछ रिजल्ट रहा अभी तक? आप स्टार्टअप कब से की स्टार्ट किया आपने? क्या कुछ रिजल्ट? मैं तो अच्छा आदमी बन गया और लोगों को अच्छा बनाना है, ये तो कोशिश है। और लोग अगर चाहें तो अपने घर में वैसे ही कर सकते हैं और वैसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि भाई किस तरह से आप, क्योंकि मैं चाहूँगा कि एक समाज में अच्छे लोग ज़्यादा हों, मुस्कुराते हुए लोग हों, क्योंकि मुस्कुराने में एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है। आप घर में 4 लोग बैठे हैं और बहस कर रहे हैं और 2 लोग मुस्कुरा रहे हैं, उसी से फर्क पड़ जाता है। तो प्रेम जी, आने वाले दिन में और क्या कुछ लोगों को आपके मार्गदर्शन में मिलने वाला है? कुछ नया और कॉन्सेप्ट लेके आने? निरंतर नया यही है कि लोग, दुनिया आज सबसे बड़ी समस्या है, अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है। एक समस्या है सामंजस्य की, लोगों में सामंजस्य और टॉलरेंस, मतलब सहन शक्ति खत्म हो रही है, और आइडेंटिटी क्राइसिस। बहुत सारी एक अलग सी फीलिंग हम लोगों को आती है, एक साइंटिस्ट की तरह सोचता हूँ कि ये समाज के अंदर और दुनिया के अंदर इतनी तेज परिवर्तन आ रहा है कि हर आदमी उस परिवर्तन के साथ अपने आप को बिठाने में बहुत ही कठिनाई महसूस कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या स्पीड। जो बुजुर्ग हैं वो सोचते हैं कि दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हम बहुत पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं, हम सामने से बिठा ही नहीं पा रहे हैं। जो मिडिल एज हैं वो उसको सामने से बिठाने के लिए, क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतने सारे नई सोच, नए कॉन्सेप्ट और पूरी दुनिया एक होती जा रही है, चीज़ें इतनी तेजी से बदल रही है कि मिडिल एज वाले भी उनको बिठाने के लिए ऑन टोज, एड़ी पे खड़ा रहना पड़ता है, उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और उनसे छोटे बच्चे लोग हैं, उनके लिए तो प्रणाम है, नई पीढ़ी को प्रणाम है भाई। वो लोग तो सोचते हैं कि कुछ स्पीड ही नहीं, हमको तो और ज़्यादा तेज परिवर्तन चाहिए। तो ये तेज परिवर्तन की चाहत और एक तेज परिवर्तन से डरना, इसके बीच की जो गैप है उसको भरने के लिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए काफ़ी कुछ लोग सामने आए और काम करें।